Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन. ओके, वी आर डूइंग स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक का जो 5th चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये 12th पार्ट है. जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मुझसे जुड़े हैं वो कंटिन्यूसली टॉपिक देख रहे हैं. ओके, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है दे कैन व्यू द प्रीवियस वीडियोज अगर आप सर्च करेंगे तो. ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, ये लॉकडाउन के वक्त मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कॉल करके बोला कि उनको बहुत मदद हुई है. ऑलराइट, सो प्लीज ट्राई टू शेयर इट मैक्सिमली. थैंक यू वेरी मच दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने न्यूक्लियस जो है वो स्टार्ट किया था एंड वी हैड जस्ट सीन द इंट्रोडक्शन, करेक्ट है. तो जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस का है, करेक्ट, वो हमने देखा था. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. राइट, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट लेवल. जो न्यूक्लियस के अंदर है, राइट, जो लिक्विड है न्यूक्लियस के अंदर, उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोप्लाज्म या तो फिर हम उसको बोलते हैं कैरियोलिम्फ. ऑलराइट, व्हाई कैरियोलिम्फ? प्लीज रिमेंबर दैट न्यूक्लियस का जो है दूसरा नाम होता है कैरियन. ओके, KARYON. सो बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली कैरियो हो जाता है. सो जो लिक्विड, ओके, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसका नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है कैरियोलिम्फ. करेक्ट है. अब कैरियोलिम्फ में या न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स हो गए. करेक्ट है, मतलब आपका डीएनए है, आपको पता है कि न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. ओके, व्हाई इज इट कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि उसके अंदर डीएनए है और डीएनए जो है वहां पे सारा इंफॉर्मेशन कोडेड है, जिस बेसिस पे हमारा सेल जो है अपने फंक्शंस को कैरी ऑन करता है. करेक्ट है. सो देयरफॉर न्यूक्लिक एसिड विच मींस देयर इज डीएनए, और डीएनए है इसीलिए आरएनए भी रहता है, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो प्रोसेसेस है उसमें आरएनए बनता है. तो यू विल हैव आरएनए आल्सो व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड. करेक्ट है. उसके अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हैं. ओके, तो जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे ही सिमिलरली एक मिक्सचर जो है लिक्विड में वो बना हुआ रहता है इवन इनसाइड द न्यूक्लियस. करेक्ट है. अब न्यूक्लियस के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है, दिस इज द क्रोमैटिन नेटवर्क. ओके, क्रोमैटिन नेटवर्क इज नथिंग बट द डीएनए. तो हम क्रोमैटिन वर्ड क्यों यूज करते हैं अभी वो आप समझ लीजिए कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके, वो सिंगल जस्ट अपना काम कर रहा है, राइट, इट इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस. तो वो टाइम पे जो डीएनए है वो पानी में आधा घुला हुआ कंडीशन में रहता है. इट इज डिस्पर्स्ड. क्या वर्ड यूज करते हैं? डिस्पर्स्ड, विच इज बेसिकली कि वो थोड़ा बहुत घुला हुआ कंडीशन में रहता है. तो जब वो डिस्पर्स्ड कंडीशन में है तभी हम क्या टर्म यूज करते हैं? वी यूज द वर्ड क्रोमैटिन नेटवर्क. तभी हम उसको क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, हम उसको क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं. करेक्ट है. जब सेल डिवाइड होने जा रहा है, जैसे माइटोसिस या मायोसिस में वो जाने वाला है, तभी क्या होता है? क्रोमैटिन से पानी छूट जाता है, इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग एंड डिहाइड्रेटिंग, और फिर जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है दैट इज नोन एज द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. दैट इज नॉट क्रोमैटिन एनीमोर. करेक्ट है. तो इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस. प्लीज रिमेंबर दैट. सो क्रोमैटिन का मतलब क्या है? हाफ और पार्शियली डिसॉल्व्ड या तो डिस्पर्स्ड डीएनए, ओके, इज नोन एज क्रोमैटिन. क्रोमैटिन के अलावा यू विल हैव राउंड बॉडी, आइदर सिंगल और मल्टीपल, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस. सो यू कैन सी दिस, है ना, ये न्यूक्लियोलस है. करेक्ट है. और ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा बॉडी, कभी एक कभी उससे ज्यादा, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं. करेक्ट है. न्यूक्लियोलस के आजू बाजू भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है. जस्ट सी दिस. ओके, न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट जहां पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता है. करेक्ट. ओके, वेरी गुड. चलो, अब ये न्यूक्लियोलस बनता किस चीज से है? न्यूक्लियोलस में होता है आर आरएनए. ओके, आर आरएनए मतलब अभी राइबोसोमल आरएनए. ओके, आर जो ये छोटा आर हम लिखते हैं ना, ये स्मॉल आर, तो इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. आरएनए के 3 मेजर टाइप्स हैं जो आपको पता चलेंगे आगे जाके. तो अभी के लिए आर आरएनए आपको याद रखना है कि इट इज राइबोसोमल आरएनए. तो न्यूक्लियस में होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के प्रोटीन्स. ओके, और न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? राइबोसोम को बनाना. इट इज अ राइबोसोम फैक्ट्री. करेक्ट है. न्यूक्लियोलस क्या है? इट्स अ राइबोसोम फैक्ट्री.
और इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस मतलब बनाना. ओके, द मेकिंग ऑफ और द बर्थ प्लेस ऑफ समथिंग इज बायोजेनेसिस. तो ये साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस है. ओके, डिपेंडिंग की सेल की एक्टिविटी एक्चुअली क्या है, उसका सिंथेसिस प्रोसेस, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, है ना, जब भी राइबोसोम हमने कवर किया था, मैंने क्या बोला था, अगर कोई सेल प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो उसमें राइबोसोम्स ज्यादा होने चाहिए. करेक्ट है. तो वैसे ही अगर किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई भी ज्यादा रहेंगे. प्लीज नोट दैट. ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके प्लाज्मा बी सेल्स हैं जो ब्लड में डब्ल्यूबीसीज का एक प्रकार है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं. तो एंटीबॉडी बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है. रेस यस और नो? ओके, दिस वी डन लास्ट टाइम. तो जैसे ऐसे सेल्स में राइबोसोम्स भी बहुत सारे होंगे, ऐसे सेल्स में वो चांसेस हैं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी बहुत ज्यादा होंगे. ओके, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज्यादा राइबोसोम्स चाहिए. तो राइबोसोम बनाता कौन है? न्यूक्लियोलस. तो ज्यादा न्यूक्लियोलस भी तो चाहिए ना. यस और नो? इट्स वेरी लॉजिकल, है ना. तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिंथेटिक एक्टिविटी एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियोप्लाज्म में हो सकते हैं. करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल आपका जो ओओसाइटिक सेल है, ओओसाइट इज बेसिकली द एग सेल, है ना. फीमेल का जो एग सेल होता है उसको हम ओओसाइट बोलते हैं. तो ओओसाइट में न्यूक्लियोलस बड़ा ही लार्ज और प्रोमिनेंट होता है. वही जो मेल स्पर्म सेल है ना, गैमेट, मेल गैमेट, उसमें बहुत छोटा और इनकॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियोलस होता है. इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब बिल्कुल ना के बराबर, वो इतना छोटा होता है कि वो समझ में भी नहीं आएगा कि न्यूक्लियोलस है. करेक्ट है. तो जब भी हम देखते हैं इसको अंडर द माइक्रोस्कोप तो ये कैसे दिखते हैं? डेंस, बड़े ही थिक, ओके, स्फेरिकल राउंडिश सब्सटेंसेस बॉडीज होते हैं जो क्रोमैटिन नेटवर्क के आजू बाजू में आपको दिखाई देंगे कभी भी. करेक्ट है. ये क्या करते हैं? ये आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, जिनको आगे जाके फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उनकी मूवमेंट की जाती है साइटोप्लाज्म की तरफ. करेक्ट है. और फिर इनको असेंबल करके, असेंबल मतलब जोड़ तोड़ के साथ में मिक्सअप करके राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. करेक्ट है. सो आई होप दिस एस्पेक्ट इज क्लियर टू यू. करेक्ट. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे जो है वी हैव फिनिश्ड विद दिस एस्पेक्ट. अब क्रोमैटिन मटेरियल पे आते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमैटिन, है ना. तो मैंने क्या कहा था आपको, न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना. तो क्रोमोसोम तो आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद लोअर क्लासेस में, है ना. तो न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फॉर्म में होता है? जो डीएनए होता है उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बांध के उसको पैकेजिंग की जाती है. दैट पैकेजिंग स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया है क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है? ये नथिंग बट डीएनए है. डीएनए के ही मॉलिक्यूल को ओके छोटे छोटे प्रोटीन्स के साथ में उनको चिपका कर एसोसिएट करके उनको पैकिंग करके एक शेप मिल जाता है उनको, जो टिपिकली आप शेप देखते हैं क्रोमोसोम्स का. ओके, और उसको नाम हमने दे दिया क्रोमोसोम. करेक्ट है. राइट. जब सेल नॉन डिवाइडिंग है, देखिए नॉन डिवाइडिंग मतलब वो माइटोसिस मियोसिस में नहीं है. माइटोसिस मियोसिस क्या है वो हम आगे के चैप्टर्स में ऑफ कोर्स समझेंगे. करेक्ट. सो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक पतले थ्रेड के जैसे नेटवर्क के जैसे दिखते हैं. ओके, बिल्कुल. सी यू कैन सी हियर, ये देखिए, ये सब देखिए कैसे धागे के जैसे है ना. अब ये जो है ये डीएनए ही है एक्चुअली. हाँ, लेकिन जब ये धागे जैसे पानी में घुला हुआ डिस्पर्स्ड होता है तो इंडिविजुअली हमको एक एक क्रोमोसोम ऐसे में नहीं दिखेगा. देखिए ये तो ऐसे लगता है जैसे सारा एक ही धागा है जो फैला पड़ा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. ये एक्चुअली 46 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है अगर ये ह्यूमन सेल है तो. करेक्ट है. तो जब ये ऐसा फैला हुआ है और जब हम इंडिविजुअली 46 मॉलिक्यूल्स को आंखों से या नहीं मतलब सेपरेट नहीं कर सकते अंडर माइक्रोस्कोप, तो ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को ओके हमने नाम दे दिया क्रोमैटिन. प्लीज इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि क्रोमैटिन एक्चुअली क्रोमोसोम ही है, लेकिन क्रोमोसोम हम वैसे फॉर्म को बोलते हैं जब वो बिल्कुल थिक गट्ठा जैसे हो जाता है और हमको 46 अलग अलग क्रोमोसोम्स आंखों से दिख जाएंगे. करेक्ट है. लेकिन क्रोमैटिन आपको थ्रेड जैसा दिखेगा और सारे के सारे 46 ऐसे लगेगा एक ही धागा है. राइट. तो वो क्रोमैटिन. और जब इंडिविजुअली थिक थिक दिखेगा तो वो क्रोमोसोम. ओके, बाकी दोनों चीजें हैं एक ही, दोनों एक ही चीज है. करेक्ट है. वो मटेरियल क्या है? डीएनए है
प्लस उसमें हिस्टोन प्रोटीन रहता है। हिस्टोन एक तरीके का प्रोटीन है जो डीएनए के साथ में हमेशा पाया जाता है। नॉन हिस्टोन कुछ प्रोटीन्स हैं जो डीएनए को फोल्ड होने में मदद करता है, एंड प्लस आरएनए रहता है। ये सारी चीजें मिलके क्रोमैटिन ओके बनते हैं, है ना। कुछ कुछ रीजन्स में क्रोमैटिन के ओके डीएनए ज्यादा होता है और प्रोटीन कम होता है ना। तो जहां डीएनए ज्यादा है और प्रोटीन कम है, ऑलराइट, वहां पे वो जो रीजन्स है वो एक्टिव रीजन्स है जेनेटिकली। एक्टिव रीजन मतलब वहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होने का मैसेज जो है वो ज्यादा एक्टिवली पास हो रहा है, करेक्ट है। और ऐसे रीजन्स को हम यू क्रोमैटिन बोलते हैं। यू मतलब ट्रू क्रोमैटिन, है ना। सो नाउ इफ यू विल सी, ओके, मैं इसको जरा सा एनलार्ज करके आपको बताने के लिए कोशिश करती हूँ। अब ये सारे जो थ्रेड लाइक मटेरियल है, इसमें देखिए कुछ कुछ रीजन्स बिल्कुल पतले थ्रेड्स हैं, है ना, यहाँ पे। अब ये दिख रहा है बड़ा ही थिक सा रीजन है, सी कैन यू सी, ये कितना थिक है, ये कितना थिक है। तो ये जो थिन रीजन दिख रहा है ना, यहाँ पे डीएनए ज्यादा है, प्रोटीन कम है, इसीलिए ये पतला लग रहा है, लाइट लग रहा है इन कलर। तो ये रीजन्स हो गए यू क्रोमैटिन। ओके, ये जो रीजन्स है ये हो गए यू क्रोमैटिन। स्टूडेंट्स, दे हैव नॉट मेंशनड इट हियर एज यू क्रोमैटिन, बट ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, ओके, क्रोमैटिन थ्रेड के साथ साथ में जब भी आप इसको डायग्राम बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पे आप एक एरो ऐड कर दीजिए जो लाइट एरियाज है, और वहां पे आप लिखेंगे यू क्रोमैटिन विच इज ई यू। ओके, ई यू CHROMATIN, करेक्ट है। अब कुछ रीजन्स में प्रोटीन ज्यादा होता है और डीएनए कम। ये देखिए, ये बिल्कुल हार्ड थिक रीजन्स है। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन ज्यादा है और डीएनए कम है। अगर डीएनए कम है तो क्या ये एक्टिव रीजन रहेगा? नहीं रहेगा, ये एक्टिव नहीं रहेगा। ओके, तो इसको हम जेनेटिकली इनएक्टिव या जेनेटिकली इनर्ट रीजन बोलते हैं, और इनको नाम हमने दे दिया है हेटेरोक्रोमैटिन। तो प्लीज देखिए डायग्राम में ना, उन्होंने ओनली हेटेरोक्रोमैटिन को मार्क किया है, यू क्रोमैटिन मार्क नहीं है। तो आप लोग जब क्रोमैटिन थ्रेड ये साइड मार्क करेंगे डायग्राम में, तो ये साइड में आप वो पतले धागे जैसे इसमें और एक एरो डाल के प्लीज यू क्रोमैटिन मार्क करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी यू हैव द कैरियो लिम्फ हियर, ये आपका न्यूक्लियोलस रीजन है, ठीक है। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो पोर रीजन्स हैं जो हमने पहले भी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखा था, इसको इन्होंने स्कीमेटिक में ड्रॉ करके बताया है, करेक्ट है। आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस का नाम दिया है, दिस यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। ओके, सो दैट इज वेयर वी फिनिश विद द क्रोमैटिन एस्पेक्ट, ठीक है। आई होप दैट दैट इज प्रीटी क्लियर टू यू। बहुत इजी है एक्चुअली, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ओके, विद दैट वी एंड विद द न्यूक्लियस पार्ट एंड विल गो ऑन टू द नेक्स्ट 13th स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल में आपको दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन। ओके, अब लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसे जैसे बेटर होता गया, लोगों ने और आविष्कार किए। ओके, तो सेल के अंदर के और छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सामने आने लगे, करेक्ट है। तो जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट हुई, उन्होंने लोगों ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने, कि सेल के अंदर के जो साइटोप्लाज्म है ना, वो खाली नहीं है। साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके, एक बड़ा ही इंट्रिकेट, बहुत हैवी नेटवर्क है, लाइक यू नो जैसे एक जाल टाइप में बना हुआ, और वो नेटवर्क होता है फाइब्रिल्स का। फाइब्रिल्स मतलब छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स, रेशों जैसे, ओके, लाइक रेशा, राइट। तो जैसे अगर आप देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, इफ यू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आपको पूरे सेल के अंदर ऐसे लगता है जैसे पतले पतले लाइंस खींचे गए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो इस नेटवर्क को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया साइटोस्केलेटन, ओके। सो स्केलेटन जो होता है हमारे बॉडी का, हड्डियों से बनता है, करेक्ट है, जिसको हम कंकाल बोलते हैं। सो जो हड्डियां होती है वो स्केलेटन होता है बॉडी का। स्केलेटन आपके बॉडी के लिए क्या काम करता है? आपके बॉडी को शेप देता है वो, यस और नो। अगर हमारे पास बोन्स अंदर नहीं होते तो बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती ना, जेलीफिश के जैसे, राइट। लेकिन हमारे पास बोन्स हैं तो उसके वजह से वी हैव अ शेप, है ना। और फिर हम हाथों पैरों को मूव कर सकते हैं क्योंकि बोन्स हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, स्केलेटन जो है, जैसे बॉडी में स्केलेटन होता है वैसे हर एक सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है। ओनली थिंग इज सेल के अंदर हड्डियां तो हो नहीं सकती, तो बॉडी ने क्या किया है कि प्रोटीन्स को यूज करके,
ओके, एक स्पेशल नेटवर्क बनाया है और वो नेटवर्क सेल के अंदर एक स्केलेटन का काम करता है। साइटोस्केलेटन में ओके, 3 तरीके के या 3 साइजेस के फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, इनका जो डिस्टिंक्शन किया गया है ये साइज के बेसिस पे है, ऑलराइट, एंड बेस्ड ऑन किस प्रोटीन से ये बनते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये एक स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं जिनका नाम है ट्यूब्यूलिन। ओके स्टूडेंट्स, आई कीप टेलिंग यू ये चैप्टर जो है काफी टेक्निकल है और नेम हैवी चैप्टर है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम्स जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं। प्लस एवरी लाइन में लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारा स्कोप है, तो प्लीज बी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स दैट यू आर राइटिंग। ओके, एंड ऑफ कोर्स डायग्राम्स आल्सो। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं, ठीक है, ये बनते हैं और एक प्रोटीन से जिसका नाम है एक्टिन। तो एक जगह पे ट्यूब्यूलिन है, वो माइक्रोट्यूब्यूल है, तो नाम ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलिन। माइक्रोफिलामेंट जो है ये और एक प्रोटीन से बनता है एक्टिन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये बनते हैं फाइब्रस प्रोटीन से। ओके, सो यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और 3 अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओके, साइटोस्केलेटन हर इंडिविजुअल सेल के शेप को मेंटेन करता है। तो आप सोचिए आपके न्यूरोनल सेल ऐसे अजीब स्ट्रक्चर में, शेप में कैसे रहते हैं। अगर ओनली सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होता तो सेल स्टार शेप में कैसे मेंटेन रहेगा, वो तो बिल्कुल राउंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो बहुत सॉफ्ट है, सेल वॉल हमारे में है नहीं। तो शेप कैसे मेंटेन होता है, कभी सोचा है? तो ये अंदर से मेंटेन होता है, अंदर से ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, फिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ओके, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज ऐसे होते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर अंदर से ऐसे स्टिफ हो जाता है और वो शेप को मेंटेन करता है। सिमिलरली अगर सेल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, जैसे कि आपके मसल्स हैं, है ना, मसल के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन में भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। सेल के मोबिलिटी मतलब मूवमेंट में साइटोस्केलेटन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे, मैंने बोला था ना, हमारा बॉडी कैसे मूव होता है, हड्डियों के बेसिस पे, तो वहां पे हमारा एक्सटर्नल स्केलेटन जो है, द एंडोस्केलेटन, वो काम करता है। और इस सेल के मूवमेंट में सेल का इंटरनल स्केलेटन, दैट इज साइटोस्केलेटन, काम करता है। करेक्ट है। ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में भी, उनके पोजिशन के मेंटेनेंस में भी ओके साइटोस्केलेटन काम करता है। अगर सेल का शेप चेंज होता है तो भी उसमें साइटोस्केलेटन का हाथ है। सेल अगर डिवाइड होता है तो भी उसमें साइटोस्केलेटन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रोल हम देखेंगे जब भी हम सेल डिविजन, सेल साइकिल के चैप्टर पे आएंगे। माइटोसिस, मियोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइटोस्केलेटन का। करेक्ट है। सो दैट इज अबाउट विद द साइटोस्केलेटन। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, ओके, नॉट वेरी टफ एट ऑल। एंड साइटोस्केलेटन से ही कनेक्टेड, ओके, हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं विच इज सीलिया एंड फ्लैजेला। अब ये सीलिया और फ्लैजेला जो है ना, ये सेल के बाहर आते हैं, ओके, सेल के बाहर आपको दिखाई देंगे, अंदर नहीं। तो ये बिल्कुल फाइन पतले है ना, बाल जैसे, लेकिन मेम्ब्रेन से अटैच्ड, मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ही सेल के बाहर आ रहा है और इसको वो एक्स्ट्रा एक स्ट्रक्चर दे रहा है। ओके, सो वो सेल के बाहर निकल के हेयर जैसे या बाल जैसे सेल के बाहरी सरफेस पे जो आपको दिखते हैं, फ्री सरफेस पे, इनको हम या तो सीलिया या तो फ्लैजेला बोलते हैं। करेक्ट है। ये क्या करते हैं, अब जैसे सेल है, अगर वो एक लिक्विड मीडियम में या फ्लूइड मीडियम में जी रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी स्टडी के लिए, लेट्स कंसिडर कि आप एक समझिए पैरामेशियम के सेल को आप स्टडी कर रहे हैं या ट्राइपैनोसोमा के सेल को आप स्टडी कर रहे हैं। ओके, वो पानी में किसी पॉन्ड में या जहाँ पे मड के पडल्स बने हुए हैं, है ना, वहां पे जिस बारिश हुई है और मिट्टी में ये सारे ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर ग्रो हो रहे हैं। तो पानी में ओके, उनको खाना खाना है, उनको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या करते हैं, जो सीलिया है ना, ओके, ये पानी में बीट करते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वो मूव करते हैं और पानी को भी साथ साथ में मूव करना शुरू करते हैं। तो सेल के आजू बाजू में एक छोटा सा करंट बन जाता है पानी का। तो जो भी मटेरियल है, खाने पीने की चीजें, वो सब सेल की तरफ में पुश होती है। करेक्ट है। एट द सेम टाइम सेल के मूवमेंट में भी ये मदद करता है। सेल का मूवमेंट मतलब लोकोमोशन। करेक्ट है।
तो अभी सीलिया जो है ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, बिल्कुल टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना वैसे टाइप के हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स। और ये बोट में जैसे ओर होता है ना, जैसे बोट से हम चलाते हैं ओर को, वैसे ही सीलिया जो है वो ओर का काम करता है और सेल का मूवमेंट जो है उसको क्रिएट करता है, तो सेल आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है। फ्लैजेला ऑन द अदर हैंड काफी लंबे होते हैं, जैसे कि कोई पूंछ निकली हुई है, इट्स लाइक अ टेल। ओके, और ये सीलिया के कंपैरिजन में कम नंबर्स में रहेंगे। फ्लैजेला जनरली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में अगर हैं तो इनका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक फ्लैजेला से अलग है। तो प्लीज नोट कीजिए कि यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर मेजरली पढ़ रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है 9+2 जो आगे आएगा, ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट प्रोकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो माइक्रोफाइब्रिल्स और फिलामेंट्स एक्सेट्रा से बनता है, इसीलिए उसकी स्टडी साइटोस्केलेटन के साथ में की जाती है। करेक्ट है। सीलिया या फ्लैजेलम यूकैरियोटिक, ओके, दोनों में बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। तीन चीजें रहती हैं उसमें, एक तो है बेसल बॉडी, ओके, बेसल बॉडी, फिर होता है बेसल प्लेट, और फिर होता है शाफ्ट। ओके, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स तो रहते ही हैं। ओके, बेसल बॉडी जो है ये साइटोप्लाज्म के बाहर प्लेस्ड है, साइटोप्लाज्म के बाहरी हिस्से में। ओके, साइटोप्लाज्म के बाहरी हिस्से में, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। ओके, इट इज स्टक इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं है, इट्स इनसाइड। ओके, और ये बनता कहाँ से है? इट इज मेड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। करेक्ट है, इट इज मेड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा और इनलार्ज कर देती हूँ। इज इट क्लियरर या इज इट ब्लर्ड? नहीं है, ठीक है, यू कैन सी इट। तो अभी देखिए इसमें कैसा है ना, 9 जो है ना, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ फाइब्रिल्स ये सेंट्रियोल में होता है। शाफ्ट जो है ये एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द सीलिया और फ्लैजेला। नाउ लेट अस सी व्हाट दे मीन। अभी इन्होंने क्या किया है, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। तो सीलिया समझ लीजिए एक राउंड स्ट्रक्चर है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सोच सकते हैं कि जैसे आपका पेन है या पेंसिल है ना, अगर उसको बीच में से आपने नाइफ या ब्लेड से काट दिया और उसको आप ऊपर से भी कटा हुआ भाग आप देख रहे हैं, करेक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सीलिया को हमने काट दिया है सेंटर से, ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया है, और हम अभी ऊपर से उसको व्यू कर रहे हैं। ओके, तो व्यू में देखिए कैसे दिखता है। कैन यू सी दिस डबल डबल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कैन यू सी दिस? राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? डबलेट्स बोलते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम डबलेट बोलते हैं। ये जो डबलेट्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल का मैंने डबल डबल इन समझो इन दोनों को बांध दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया, फिर और दो लिए बांध दिए, फिर और दो लिए, फिर और दो लिए, फिर और दो लिए, ऐसे कितने किए मैंने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 डबलेट्स बनाए। प्लीज नोट दैट, हाँ, 9 डबलेट्स। तो बाहर ये एरिया में जिसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। तो पेरिफेरल मेरे पास 9 डबलेट्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल टोटली कितने हुए? 9 इंटू 2, ओके, विच इज 18। करेक्ट। तो बाहर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो आंसर 18 आएगा। कितने डबलेट्स हैं तो फिर मैं 9 बोलूंगी। ओके, तो दिस इज पेरिफेरल 9, ओके, प्लस सेंटर में 2, ये देखिए ये दो, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? 9+2 अरेंजमेंट हमने ऐसा नाम दे दिया। करेक्ट है। अभी देखिए ये जो ब्लैक बाहर का स्ट्रक्चर है, दिस ब्लैक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द मेम्ब्रेन, ओके, द सर्कल, आउटर सर्कल। ठीक है। अब हर एक डबलेट को बीच बीच में कनेक्शन दिया गया है। ऑल राइट, दैट कनेक्शन इज नोन एज द ब्रिज कनेक्शन। ऑल राइट, हर एक जगह से ऐसे बाहर निकलते हुए ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है रेडियल स्पोक। करेक्ट है। फिर जो अंदर के दो हैं डबलेट्स, उनको वापस से एक मेम्ब्रेन दिया जाता है, दैट इज नोन एज द इनर शीथ। ठीक है। ये जो दो डबलेट्स के बीच का कनेक्शन है ना, ये लाइन, इसका नाम है और एक स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड नेक्सिन। ओके, एंड डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को, ऑलराइट, ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स हियर। ठीक है।
जनरली ए ट्यूब्यूल से बाहर अगेन आपको स्पेशल प्रोटीन जैसे बाहर आते हुए दिखेंगे. These are another protein which is called the dynein protein or the dynein arm. करेक्ट है. और ये है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये बाहर का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. करेक्ट है. तो व्हेन यू आर डूइंग द डायग्राम, ये डायग्राम को बड़ा ही केयरफुली कीजिए. ओके, देयर इज स्कोप की बोर्ड एग्जामिनेशंस में रिटन में ये एज अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है, प्लस इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप. करेक्ट है. तो ये हो गया सीलिया का स्ट्रक्चर. ऑलराइट, व्हिच इज अ प्रीटी सिंपल स्ट्रक्चर. आई होप दैट यहाँ तक आपका जो है द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. राइट. जो कोर है इसका, ऑलराइट, कोर को जस्ट गिव मी अ मिनट. कोर का जो स्ट्रक्चर है, ओके, इसको हम बोलते हैं एक्सोनिन. राइट. एंड ये एक्सोनिन, इसके अंदर 11 फाइब्रिल्स हैं छोटे छोटे, जो लंबे एक्सेस टू पैरेलल रन करते हैं. इसमें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, विच इज अ 9+2 स्ट्रक्चर. मैंने आपको डायग्राम में ये चीज समझा दिया है. करेक्ट है. ओके. जो बाहर की शीट है वो पेरिफेरल से कनेक्ट होके रेडियल स्पोक के थ्रू, ओके, और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं. करेक्ट. पेरिफेरल डबलेट्स आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू लिंकर्स, या जिसको हम बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिजेस. करेक्ट है. ओके. सो यहाँ पे मैं ये वाला सेशन जो है इसको एंड करती हूँ, एंड आगे का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द वीडियो. बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डिटेल्स. थैंक यू एंड कीप स्टडिंग.